बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मौजूद अदालती फ़ैसले आपके सामने मुख्तसरन बयान करता हूँ। पहला फ़ैसला है पार्टीशन के हवाले से। इसमें पेशावर हाई कोर्ट कह रही है कि वो जायदादें जिनको तकसीम करने का इख्तियार रेवेन्यू अफसर के पास नहीं है, उन्हें सिविल कोर्ट तकसीम करेगी। और वो जायदादें आमतौर पे कौन सी होती हैं? तो ऐसी जायदादें हैं जिस पे तामीरात हो चुकी हैं, चाहे कोई घर बन चुका है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। उस तरह के केसेस जब आएंगे अदालत में तो वो सिविल कोर्ट में आएंगे, ना कि रेवेन्यू अफसर के सामने जाएंगे। दूसरे एक फैसले में अदालत ये कह रही है कि ऐसा रकबा जिस पे टाउन बन चुका है, कोई अर्बन प्रॉपर्टीज उस पे बन चुकी हैं, और वो रकबा महकमा माल की हदूद से बाहर चला गया है, उनके दायरा इख्तियार से अगर बाहर चला गया है, तो उस पे अगर कब्जे का केस है, यानी किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है या आप डिमार्केशन वगैरह उस रकबे की चाह रहे हो, तो इस केस को लेके आप जाएंगे सिविल कोर्ट में, ना कि रेवेन्यू अफसर के पास। रेवेन्यू अफसर के पास नहीं है ये इख्तियार कि वो किसी ऐसे रकबे, किसी ऐसे एरिया की डिमार्केशन करे या आपको कब्जा लेके दे। कौन सा एरिया? जहां आबादी बन चुकी है। और अगर ये ज़रई रकबा है तो उसका मुकम्मल इख्तियार रेवेन्यू अफसर के पास ही है। वही उसकी डिमार्केशन भी करेगा, वही आपको वहां कब्जा भी लेके देगा या लेके दे सकता है। आगे जनाब पढ़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है द पिटिशनर इन पोजेशन ऑफ लैंड एज लेसी फॉर अबाउट 15 ईयर्स, के एक जमीन है उसके ऊपर एक बंदा काबज है, किस हैसियत से कि वो उधर किरायादार है, वो किरायादार के तौर पे उस रकबे को इस्तेमाल कर रहा है। अब उसने केस कर दिया है मालिक के ऊपर, और वो कह रहा है कि ये मालिक जिसका नाम महकमा माल के अंदर मौजूद है बतौर मालिक, वो उसको कह रहा है कि ये नहीं है इसका मालिक, इसका मालिक मैं हूं। कौन कह रहा है? किरायादार। ऐसी सूरत में अदालत कह रही है अगर तुमने ऐसा केस करना है, उसकी मलकियत को चैलेंज करना है, तो पहले तुम ये कब्जा छोड़ो जो तुम एक काबज हो इस पे, किस हैसियत से? किरायादार की हैसियत से। पहले अपना कब्जा छोड़ो, उसके बाद अदालत में केस करो अगर तुम उसकी मलकियत को चैलेंज कर रहे हो। ये आमतौर पे क्या होता है, जैसे कहीं कोई किरायादार रह रहा है और वो कल को कहता है, चाहे वो मकान है या कोई रकबा है इस तरह से, और वो कल को कहता है कि मैंने जो ये रकबा खरीद लिया है मालिक से, मैंने उसको कीमत दे दी है, तो लिहाजा अब इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। तो इस पे अदालत कहती है ठीक है, ये हम केस सुनेंगे, लेकिन पहले ये रकबा खाली करो, ये हवाले करो उस मालिक के, फिर अदालत में आओ, आके साबित करो कि तुमने ये रकबा खरीदा है, पेमेंट की है, और उसके बाद हम तुम्हें ये रकबा या मकान जो भी है ये हम तुम्हारे हवाले करेंगे। नेक्स्ट जनाब, इसमें बात हो रही है सेल डीड की, यानी रजिस्ट्री की। इस पे कहा जा रहा है सेल रजिस्टर्ड बाय सब रजिस्ट्रार अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 could be challenged through a civil court, as civil court was competent to declare whether it was a forged and fabricated document। इसमें बात हो रही है कि अगर किसी ने रजिस्ट्री को चैलेंज करना है तो वो चैलेंज करेगा सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट ही वो वाहिद इदारा है कि जो इस बात को साबित करेगा या डिक्लेयर कर सकता है कि ये रजिस्ट्री जाली है या इसमें किसी तरह का फ्रॉड किया गया है। और किसी भी इदारे को, और इदारे से क्या मुराद है, ना ही आप सब रजिस्ट्रार के पास इसको चैलेंज कर सकते हैं और ना ही आप किसी रेवेन्यू अफसर के पास इसको चैलेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्री किसी भी यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आपने चैलेंज करना है तो वो आपने सिविल कोर्ट में करना है। आगे जनाब बात हो रही है, ये नेक्स्ट जजमेंट है, व्हेन अ रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट इज एग्जॉस्टेड देन jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट इज इन्वोक्ड। कि आपका अगर कोई राइट मजरूह हुआ है और वो राइट आपको देने का, दिलवाने का इख्तियार रेवेन्यू अफसर के पास है, तो फिर आप उसी के पास जाएंगे, उसी के पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाएंगे, वही आपको आपका राइट दिलवाएगा। अगर रेवेन्यू अफसर, उनमें जितनी भी हायरार्कीज हैं, यानी एसी, डीसी, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप उन सब के पास जा चुके हैं, वहां से आपको रिलीफ नहीं मिला या आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसके बाद ही आप सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। यानी इससे मुराद यह आपने कोई तकसीम वगैरह करवानी है, डिमार्केशन करवानी है, ज़रई रकबे की अब बात हो रही है, वो आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास गए हैं और उन्होंने आपका मसला हल नहीं किया या वहां से आपको वो रिलीफ नहीं मिला जो आप चाहते हैं,
वहां से ना होने के बाद, रिलीफ ना मिलने के बाद आप सिविल कोर्ट में आ सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। आगे जनाब बात हो रही है, वेयर द impugned order passed by a revenue officer is a nullity in the eye of law, the civil court have jurisdiction to examine the wires of the cases। यहाँ अब थोड़ी सी मुख्तलिफ बात हो रही है। यहाँ ये हो रहा है कि आप सिविल कोर्ट के पास गए हैं, सॉरी रेवेन्यू अफसर के पास गए हैं, लेकिन रेवेन्यू अफसर ने कोई ऐसा काम आगे से किया है जो है ही गैर कानूनी, वो कानून के दायरे से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। तो उस सूरत में फिर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, रेवेन्यू अफसर उससे हट के काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें मजबूरी में अदालत के पास आना पड़ा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑर्डर मेड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज वुड नाइदर ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा नॉर बार अ पार्टी टू एस्टेब्लिश हिज राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इन्वोकिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। इसमें रेस जुडिकाटा की बात हो रही है। रेस जुडिकाटा क्या है कि अगर आपने सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया है, अदालत ने उस पर फैसला कर दिया है, आप वही केस दोबारा उसी अदालत में नहीं दायर कर सकते जिस पे एक फैसला आ चुका है। ये है रेस जुडिकाटा। लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि अगर आप रेवेन्यू अफसर के पास गए हैं, आपने एप्लीकेशन दी है, रेवेन्यू अफसर ने उस पर फैसला कर दिया है, आप उस फैसला आने के बाद भी अगर सिविल कोर्ट में चले गए हैं दोबारा वही केस लेके, तो वो केस आपका वहां सुना जाएगा। अगर सिविल कोर्ट को ये इख्तियार हुआ सुनने का, ये कंडीशन है, लेकिन सिविल कोर्ट उस केस को बिल्कुल सुनेगी, नए सिरे से सुनेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इस पे क्योंकि रेवेन्यू अफसर ने फैसला कर दिया है इसलिए हम नहीं सुन सकते। नहीं, वो सुन सकते हैं। जो पहले मैंने कहा वो मैंने कहा सिविल कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो सिविल कोर्ट दोबारा उस केस को नहीं सुन सकती। लेकिन यहां ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर रेवेन्यू अफसर ने फैसला कर दिया है, आप फिर भी अगर उस केस को सिविल कोर्ट में ले गए हैं, तो सिविल कोर्ट ये नहीं कहेगी कि इस पे क्योंकि रेवेन्यू अफसर ने फैसला किया हुआ है हम इसको नहीं सुन सकते, बल्कि वो सुन सकते हैं। तो ये जनाब चंद मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तसरन फैसले थे जो मैंने आपके सामने रखे।